He is 40 years old. He runs 10 kilometers every day. He does not have diabetes. He does not have hypertension. His lipid profile is normal. He is a health enthusiast. हर साल में एक बार अपनी lipid profile भी करवाता है. He doesn't have any family history of heart disease. That set us thinking, इसको क्यों हुआ? Why did he suffer? He is the prototype. भैया ऐसा होना चाहिए लाइफस्टाइल. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट की मौतें हार्ट अटैक से नहीं हो रही, हाई ब्लड प्रेशर से। खाने में आपने हमेशा डिसिप्लिन रखना है। मैं बोलता हूँ 20 से 30 साल की उम्र तक जो आपने खाना है खा लो। 30 साल की उम्र के बाद में जो फिट लोग हैं उनको फिर भी लीव है कि भाई खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, तो ठीक है, जो भी आप खाओगे पचा लोगे। बट 40 की उम्र के बाद में इंसान केवल हवा पे भी जी सकता है। It is not a Anabolic steroids are allowed. It is allowed. Oh. It is not in a prohibited category. So बॉडी बिल्डिंग के लोग लेते हैं टेस्टोस्टेरोन. इसको लेने से पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस तो होता है, मसल्स वगैरह बन जाती हैं अच्छी, परंतु ये दो बहुत खराब है. फर्स्ट सप्लीमेंट विच इज डेंजरस इज क्रिएटिन. नाउ क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मसल्स के अंदर फ्लूइड रिटेंशन करता है, तो मसल ज़्यादा बल्ड अप बीफी दिखते हैं. अगर कोई व्यक्ति क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड है या फिर नींद नहीं आ रही है, किडनी डिजीज भी स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप से होती है। सारा दिन काम करते करते बॉडी में कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होता है, डैमेज होता है. अब ये सारा रिपेयर वर्क हमारी नींद के दौरान होता है. अगर आपकी नींद रेस्टफुल नहीं है या नींद सफिशिएंट नहीं है तो रिपेयर वर्क नहीं होगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डैमेज बढ़ता रहेगा एंड इट विल अफेक्ट ऑल द ऑर्गन सिस्टम. कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं किडनी फेलियर के, उनमें कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ होता है हार्ट. Heart is the motor of the body of our aquarium and kidney is the filter of our aquarium. आप फर्स्ट गियर में 60 की स्पीड 80 की स्पीड से गाड़ी चलाने की कोशिश करोगे तो इंजन खराब होगा. तो सेम वे हाई ब्लड प्रेशर पे काम करने वाला हार्ट जल्दी फेल होगा ही होगा. कि क्या सेफ लिमिट है एक्सरसाइज करने की, कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए. कोई भी नॉर्मल एवरेज इंडिविजुअल ने बहुत इंटेंस एक्सरसाइज एक दिन में नहीं करनी चाहिए. यंगस्टर्स जिम कर रहे हैं, जिम में अचानक डेथ हो गई. ये वाली न्यूज़ बहुत रेयर नहीं है. इट इज़ फ्राइटनिंग. मैं खुद अब एक्सरसाइज करने में डरता हूँ, अपना हार्ट रेट देखता रहता हूँ. तो इज़ इट ट्रू कि आजकल यंग एज के अंदर हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो रही है? तो 10 साल के बियॉन्ड चाहे आपकी डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल्ड है, देयर इज़ अ चांस कि आपकी किडनी और रेटिना, ये दो ऑर्गन है जो सिर्फ टाइम बाउंड मैनर में अफेक्ट हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं. सो आई थिंक हार्ट और किडनी इतनी ज़्यादा कोरिलेटेड है. दीज आर सच हाईली कोरिलेटेड ऑर्गन्स कि अगर पहले हार्ट खराब हुआ है तो किडनी का नंबर आने वाला है, और किडनी खराब हुई है तो हार्ट का नंबर आने वाला है. I see many patients of erectile dysfunction, young people, 25 साल के, 30 साल के, उनको erectile dysfunction होता है. They are unable to have good sex life. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है. मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ. पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी का डायरेक्टर हूँ. तो आज हम बात करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में विच इज़ हेल्थ. अल्टीमेटली कौन सा इंसान हेल्दी है और इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारा शरीर इन सिंक एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कैसे काम करता है. मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूँ. आज मेरे एक बहुत ही अच्छे पुराने दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनके साथ हम बात करने वाले हैं. डॉक्टर महेश, वेलकम. डॉक्टर महेश फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर एक हार्ट सर्जन है, और जैसे हार्ट और किडनी की आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, ऐसे ही मैं और डॉक्टर महेश आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं. आज हम लोग ये डिस्कशन कंडक्ट करने हैं ये समझने के लिए कि अगर कोई इंसान किडनी का पेशेंट है तो उसने अपने हार्ट का ध्यान कैसे रखना है, और पैरेलली अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो वो अपनी किडनीज़ का ध्यान कैसे रखे. तो इस टॉपिक के बारे में हम आपस में डिस्कस करेंगे. आई होप जो लोग लिसनर्स हैं उनको अपने हेल्थ को मेंटेन करने में और एसोसिएटेड ऑर्गन डैमेज प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी. तो डॉक्टर महेश, वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट. थैंक यू डॉक्टर सुमित फॉर इनवाइटिंग मी. एंड हम तो जैसे पिछले 8 साल से एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं. वी हैव शेयर्ड ऑपरेशन थिएटर्स, वी हैव ऑपरेटेड टुगेदर इन सेम पेशेंट्स आल्सो. एंड हमारी इतने समय बाद आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई होप आज की इस टॉक से किसी भी व्यक्ति को हार्ट और किडनी का रिलेशन डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है. और ऐसा व्यक्ति जिसको हार्ट और किडनी का इंटरेक्शन समझ में आएगा
वो दोनों बीमारियों से कैसे बचा रह सकता है। दीज आर द थिंग्स यू विल लर्न इन दिस वीडियो। आई कैन गारंटी कि इसमें जो बातें आप सुनोगे हार्ट और किडनी के संबंध के बारे में आपको पहले पता नहीं होगा। ओके डॉक्टर महेश, तो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं किडनी फेलियर के, उनमें कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ होता है हार्ट अटैक। अब ये वाले मरीज जिनको किडनी फेलियर है, इनको इतना हाई इंसिडेंस हार्ट प्रॉब्लम का क्यों होता है? सो सिंपल सी बात है इसमें, इट्स लाइक देखिए, हार्ट अटैक का या हार्ट फेलियर होके डेथ होने का इंसिडेंस एक आम आदमी से 10 गुना ज़्यादा है ऐसे पेशेंट्स में जिनको क्रॉनिक किडनी फेलियर रहा है या फिर वो डायलिसिस डिपेंडेंट हो। इनफैक्ट डायलिसिस डिपेंडेंट में तो और उसका इंसिडेंस ज़्यादा और भी ज़्यादा हो जाता है। प्राइमरी इसीलिए कि हार्ट और किडनी दो ऐसे अंग हैं जो एक दूसरे को पूरे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप खुद एक हॉबीस्ट हैं, आपके पास खुद का एक्वेरियम है, मेरे पास भी एक्वेरियम है। सो ये एनालॉजी मैं जनता के लिए एक्वेरियम से ही दूँगा कि देखिए, एक्वेरियम में एक मोटर होती है जो कि सर्कुलेशन करती रहती है और दूसरी चीज़ होती है फ़िल्टर जो कि सफाई करता रहता है। जिस एक्वेरियम में बैलेंस बढ़िया बना हुआ है, वो बैलेंस अगर मोटर अच्छे से चलती रही और फ़िल्टर अच्छे से चलता रहा तो एक्वेरियम बिल्कुल क्लीन, क्लियर दिखेगा, कोई टॉक्सिन्स नहीं, कोई गंदगी नहीं, एंड द aquarium will be healthy. Same way heart or kidney are like that. Heart is the motor of the body of our aquarium and kidney is the filter of our aquarium. ये दोनों जब तक सिंक में काम कर रहे हैं, हमारी प्योरिटी बनी रहेगी, no toxins will be there. Now ये तो आम जनता के लिए स्टेटमेंट हो गया, but medically speaking, when kidney is not working optimally, there is a fluid overload on the body. ये जो fluid overload है, इसके चलते हार्ट पर भी स्ट्रेन आ रहा है। हार्ट इज हैविंग टू पंप, हाइपोथेटिकली अगर किसी एवरेज इंसान में 5 लीटर होता है ब्लड पूरे सर्कुलेशन में, तो किडनी वाले पेशेंट में ड्यूरिंग एक्सट्रीम सिनेरियोज कैन रीच अप टू 7 and 8 लीटर्स ऑल्सो। वी हैव पेशेंट जिनमें कि नेफ्रोलॉजिस्ट विल सी विद द फ्लूइड की और बताएंगे कि 5 लीटर एक्स्ट्रा फ्लूइड है। 5 लीटर एक्स्ट्रा फ्लूइड जिसको होगा, आप यू कैन इमेजिन उसकी कंडीशन कैसी होगी। वो हार्ट इज वर्किंग अंडर द स्ट्रेन। एक तो ये बात हुई। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। जैसे ही किडनी ने फिल्टर कम करना शुरू किया तो कॉमनेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हाइपरकैलेमिया। ये हाइपरकैलेमिया के चलते जब पोटेशियम बढ़ता है, इट कॉजेज डायरेक्टली द अरिथमियाज। दिल की धड़कन बिगड़ जाती है। जैसे दिल की धड़कन बिगड़ी, अचानक से फिब्रिलेशन होकर जान जाने का खतरा होता है। फाइनली ये जो हार्ट है, इसमें अटैक आने का रिस्क भी ज्यादा होता है, बिकॉज किडनी इज अ ऑर्गन विच इज प्यूरिफाइंग ऑल द कंपोनेंट्स। जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो समहाउ क्लियर नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द किडनी फेलियर, एंड इट इज कंसिडर्ड मेडिकली एज अ प्रोकोएगुलेंट स्टेटस। प्रोकोएगुलेंट मतलब किडनी के पेशेंट में थक्का बनने का चांस दूसरे मरीजों से ज्यादा है या दूसरे आम इंसान से ज्यादा है। तो ऐसे में हार्ट अटैक खुद आके या फिर लकवा खुद आके जान जाने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। सो दीज आर द 3 सिंपलर पाथवेज व्हिच आई वुड टॉक अबाउट इन दिस एज अ फर्स्ट क्वेश्चन। राइट। सो किडनी जो है पर से, इसके सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने बोल ही दिया कि पहला, एक्स्ट्रा पानी शरीर से निकालना। ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पेशाब आता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड डेवलप नहीं होता। लेकिन अगर किडनी काम ही नहीं कर रही है अच्छे से, तो वो एक्स्ट्रा फ्लूइड शरीर से निकल नहीं पाता, फिल्टर नहीं कर पाती, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और इसके कारण हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है। अच्छा डॉक्टर महेश, ये देखा है हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, रेगुलर डायलिसिस भी करवा रहे हैं, पीरियोडिकली जा भी रहे हैं, पर कभी-कभी घर में बैठे-बैठे थोड़ी बहुत ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो बेसलाइन इनके अंदर होती है। कभी अचानक से बहुत ज़्यादा साँस में तकलीफ़ होने लग जाती है। इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? सो देखिए, डायलिसिस इज अ वे, हम एक कन्वीनियंस और एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द बॉडी को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडियल तो ये होता जैसे हमारी किडनी 24 घंटे लगातार 365 दिन लगातार फिल्टर करती है, वैसा ही कोई फिल्टर अगर हमारा होता डायलिसिस में तो बेस्ट होता। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फिल्टर है नहीं कि 24 घंटे लगातार चलता रहे दिन रात। सो जब आप डायलिसिस में, जिस दिन आपकी डायलिसिस खत्म हुई, उस समय पे ऑब्वियसली द नेफ्रोलॉजिस्ट विल ट्राई हिज बेस्ट कि वो फ्लूइड जितना निकाल सके और कम से कम ले आए, जितना उसको परमिसिबल लगेगा। एंड फिर ओवर नेक्स्ट 2 डेज और 3 डेज, किसी किसी की डायलिसिस दूसरे दिन पे होती है, किसी किसी की तीसरे दिन पे होती है, तो 2 या 3 दिन में जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ, वो फ्लूइड अक्यूमुलेशन, कभी आपने थोड़ा पानी पिया, कभी ज्यादा पानी पिया, तो इट इज ऑल फ्लूइड डायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फिर से बात वही है जो मेरे पिछले क्वेश्चन में भी कही थी कि जब डायलिसिस करने के दौरान आप एयर करते हो तो यू ट्राई टू मेंटेन अ रेंज, क्योंकि आप कंसिस्टेंट डायलिसिस तो कर नहीं सकते हैं। उस रेंज में जब आपका बॉटम आता है
तो बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेटेड होती है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट। उस समय पे क्लॉट बन के आपको अटैक आने का रिस्क होता है। और जिस समय पे फ्लूइड एक्स्ट्रा है उस समय आपके फेफड़े में पानी भर जाता है, बिकॉज़ एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी में। वो एक्स्ट्रा फ्लूइड चमड़ी के नीचे भी दिखेगा, फेफड़े में भी दिखेगा। हार्ट फेलियर में या तो फेफड़े में दिखता है या बॉडी में दिखता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फेलियर। बट जब किडनी फेलियर हो तो पूरे शरीर में इक्वली, फेफड़े में भी और बॉडी में भी पानी जो एक्स्ट्रा होता है उसके चलते सांस फूलती है। अब एक इंसिडेंट शेयर करूँगा यहाँ पर। एक पेशेंट था हमारा, उसका हालाँकि किडनी ट्रांसप्लांट हो गया था, उसको किडनी फेलियर था 4-5 साल तक। उसके बाद उसकी सिर्फ़ हमने वुंड की ड्रेसिंग की थी, मेरे सामने बैठा, बैठे-बैठे अचानक बेहोश हो गया। ओके। उसका सीपीआर किया, सीपीआर करके एक बार वापस आया, दोबारा बेहोश हो गया। हुँ। उसके बाद हम उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसको एक फिनोमिना हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज़्म। जो लोग डायलिसिस पे हों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग थोड़ी एक्सरसाइज़ ज़रूर करते रहें। बिल्कुल। अगर स्टेशनरी रहेंगे, क्लॉट बनने की संभावना सिर्फ हार्ट में नहीं, पैरों की नसों में भी है। अब वो ट्रांसप्लांट का पेशेंट काफ़ी समय तक बेड बाउंड रहा, उसके पैरों की नसों के अंदर खून का थपका बन गया और उसने सीधा जाके लंग्स में ब्लॉक कर दिया। कभी-कभी अगर ये बहुत छोटा हो तो सडन ब्रेथलेसनेस पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण भी हो सकता है। यस। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डायलिसिस में जो पेशेंट्स हैं, वो रेगुलर एक वॉकिंग शेड्यूल मेंटेन करके रखें। सो ये जो कारण डॉक्टर सुमित ने बनाया आपके लिए नया होगा, इनफैक्ट मेरी ऑडियंस के लिए भी नया होगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसा हार्ट अटैक है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, जबकि लॉट ऑफ पीपल लूज देयर लाइफ एज अ सडन कार्डियक डेथ विच इज ड्यू टू पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। पैरों में थक्का बनता है, पैरों में वो थक्का आता है दिल में, राइट साइड में। एंड राइट साइड का जो दिल है वो पंप करता है सारा खून फेफड़े में। अब जो इतना बड़ा पैर की नसों में थक्का बना अगर सडनली जाता है तो उससे सडन डेथ हो सकती है, जैसा सर ने बताया था अभी कि हार्ट, उसको कार्डियक मसाज देनी पड़ी थी, हार्ट रुक गया था। तो ऐसे सिनेरियो में सडन डेथ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और सांस फूलना तब होगा जब वो उतना बड़ा क्लॉट ना हो। सो दिस इज़ द थर्ड कॉज़ जो मैंने कवर नहीं किया था, डॉक्टर सुमित ने कवर किया है आपके लिए। अच्छा डॉक्टर महेश, ये बताइए कि जिन लोगों को बहुत समय तक अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर रहे, तो कहते हैं उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है, दिल बहुत कमज़ोर हो जाता है। ये कैसे होता है? सो दैट आई टेल यू टुडे, अब अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है, बट आई टेल यू पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट की मौतें हार्ट अटैक से नहीं हो रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर से हो रही हैं। जब आप काउंट करने बैठो स्टैटिस्टिक्स वाइज तो लोग कहेंगे कि 35% को हार्ट अटैक था, 30% को हाइपरटेंशन था, 25% को डायबिटीज था। बट अगर आप ओवरऑल देखें कि जो 100 लोगों की मौत हुई उनमें कितने लोगों को हाइपरटेंशन था, 80% ऑफ द पीपल हैव हाइपरटेंशन। बट बिकॉज हार्ट अटैक से मौत हुई, वो क्रेडिट हार्ट अटैक को चला जाता है। So heart attacks also induced generally because of high blood pressure. So high blood pressure is one of the accelerator. I want you to remember it as कि high blood pressure जिसका रहेगा वो ऐसी गाड़ी है जो वैसे तो आपको फिफ्थ गियर में चलानी चाहिए स्मूथ इंजन के लिए, पर आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो। आप फर्स्ट गियर में 60 की स्पीड, 80 की स्पीड से गाड़ी चलाने की कोशिश करोगे तो इंजन खराब होगा ही होगा। तो सेम वे हाई ब्लड प्रेशर पे काम करने वाला हार्ट जल्दी फेल होगा ही होगा। और जिस समय पे हार्ट हाई प्रेशर पे काम कर रहा है उसकी दीवार मोटी हो रही है। हार्ट इज मसल लाइक एनी अदर मसल। अगर मैं अपनी बाइसेप्स की कसरत करूंगा तो बाइसेप्स मोटी हो जाएगी। वैसे ही मेरे हाई प्रेशर पे अगर दिल काम करता रहेगा तो दिल की दीवार जो कि 9 मिलीमीटर से 11 मिलीमीटर होने वाली है, वो यूजुअली ऐसे लोगों में हम देखते हैं 14-15 मिलीमीटर हो जाती है, इन एक्सट्रीम केसेस 18-20 मिलीमीटर तक हो जाती है। तो इसीलिए हार्ट बड़ा बोलते हैं और हार्ट भारी बोलते हैं। इनफैक्ट ऐसे पेशेंट्स में जब मैं बीटिंग हार्ट बाईपास करने बैठता हूं तो आई टेल यू उस हार्ट को पोजीशन करना ही इम्पॉसिबल सा हो जाता है, बिकॉज इट इज सो बल्की। So hypertension causes the hypertrophy of the heart as well as enlargement of the heart when it is coming for the failure. जब फेल होता है हार्ट तो वही हार्ट फूलने लगता है फिर। अच्छा डॉक्टर महेश, हमने बात की कि जिन लोगों को किडनी फेलियर है, उनको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं कि एक बहुत ही फिट आदमी जिम में एक्सरसाइज कर रहा था और ट्रेडमिल के ऊपर हार्ट अटैक आके मर गया। यस। अब मैं कैसे इन मरीजों को समझाऊं कि क्या सेफ लिमिट है एक्सरसाइज करने की, कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? So देखिए, for like any other patient who is like any other individual also, whoever is not a किडनी पेशेंट ऑल्सो, ऐसे लोगों में भी एक्सरसाइज करना हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्सरसाइज शुड बी डन इन मॉडरेशन।
And there can be burst of high intensity in between, but you should not be at a very high intensity for too long. That is exclusive for few gifted people who are marathoners, ultra marathoners, or who are really physically very, very strong. Those people do it over time with discipline. कोई भी नॉर्मल एवरेज इंडिविजुअल ने बहुत इंटेंस एक्सरसाइज एक दिन में नहीं करनी चाहिए. When you exercise, hydration जरूर maintain करना चाहिए. I have lost one of my cousin who was actually on treadmill and running to his maximum intensity because he wanted to be fit, and he developed a stroke that time. Because clot बनने की tendency dehydration के बाद में ज़्यादा होती है. And there are some people who are unfortunate जिनमें कि ऐसी चीज़ें जो पता ही नहीं है. LP little a एक one of the markers होता है, या फिर clotting tendencies जिनको ज़्यादा होती हैं. उस समय पे ड्यूरिंग एक्सरसाइज, पीक एक्सरसाइजेस, द वल्नरेबिलिटी इज मैक्सिमम, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हुए हुए हो और उस समय आप अपने हार्ट से इतना इंटेंस काम करवा रहे हो. कभी कभी बीपी बहुत शूट अप करता है, उससे प्रेसिपिटेट होता है हार्ट अटैक, या फिर वैसे ही क्लॉट बनने की टेंडेंसी पे. तो वी हैव सीन वेरी ऑफन कि जिम में जाने वाले लोगों को एग्रेसिव एक्सरसाइज, जो कि अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज है, उस करने के दौरान रिस्क ज़्यादा होती है. बट दैट डजंट मीन कि आप रेगुलर एक्सरसाइज ना करो. Regular American Heart Association, European Cardiological Society prescribes it, and I also do the same. हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज. दिस इज द एवरेज डोज ऑफ एक्सरसाइज एवरीबडी शुड डू टू मेंटेन फिटनेस. अब उस एक्सरसाइज में फ्लक्चुएटिंग करते करते एरोबिक्स भी हो सकता है, कार्डियो भी हो सकता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होनी है, थोड़ा हाई इंटेंसिटी काम भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, जैसा आप चाहें कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड. बट ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग सेफ इन द वर्ल्ड. सड़क क्रॉस करने के दौरान भी मौत हो सकती है, तो एक्सरसाइज के दौरान भी मौत हो सकती है. हमें पता है कि इंट्रिकेटली किडनी और हार्ट हेल्थ आपस में एसोसिएटेड है. अगर कोई इंसान किसी किडनी डिसफंक्शन, किडनी फेलियर उससे पीड़ित है, चाहे डायलिसिस है नहीं है, पर पता है कि कुछ एक्सटेंट किडनी फेलियर है, अब ये वाले मरीज किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे पता लगे कि हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है? किन साइंस को ध्यान से मॉनिटर करना ज़रूरी है? सो द साइंस पर आते हैं, बट पहले देखिए ब्रॉड कैटेगरीज जो क्लासिफाइड होती हैं इस मामले में, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन है, वेयर वी क्लासिफाई दीज थिंग्स, जहाँ पे हार्ट और किडनी का आपस में इंटरेक्शन है, इज कॉल्ड एज कार्डियो रीनल सिंड्रोम. सो कार्डियो रीनल सिंड्रोम को ब्रॉडली सिंपली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ये 5 कैटेगरीज इज कि एक तो अक्यूट सेटिंग में हो रहा है, मतलब तुरंत में हो रहा है, या फिर धीरे 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 क्रॉनिक सेटिंग में हो रहा है. तो प्राइमरीली हार्ट की कंडीशन जिससे कि धीरे 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 जिससे कि अचानक से किडनी खराब हो रही हो, उसको बोलते हैं टाइप 1 कार्डियो रीनल सिंड्रोम. टाइप 2 होता है जब वही हार्ट की प्रॉब्लम के कारण धीरे धीरे करके किडनी खराब हो रही है ओवर मंथ्स, 3 महीने, 4 महीने, साल भर, उसको बोलते हैं टाइप 2 कार्डियो रीनल सिंड्रोम. टाइप 3 कार्डियो रीनल सिंड्रोम इज जब किडनी की डिजीज हो पर्सन को, और उस किडनी की डिजीज से अचानक से कुछ क्लॉट बना, या कोई भी और जो हमने बात की अरिथमियाज आए, उससे हार्ट अफेक्ट हुआ और हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट हुआ. एंड चौथा होता है टाइप 4 कार्डियो रीनल सिंड्रोम, जिसमें कि क्रॉनिक किडनी डिजीज से धीरे धीरे माइल्ड ओवरलोड के कारण से, या माइल्ड इंसल्ट्स के कारण से, या रिकरेंट छोटे छोटे क्लॉट जाते जाते थोड़ा 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 डैमेज होते हुए हार्ट बिकम्स डिसफंक्शनल एंड हार्ट फेलियर प्रूसीड्स. 5वीं कैटेगरी इज कॉल्ड कि जब एक ही मेजर बीमारी से, लाइक वायरल इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, या कोई भी और एक्सीडेंट के चलते हुए बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ, तो ऐसे में हार्ट और किडनी दोनों साथ में इंजर हुए, उसको 5th टाइप 5 कार्डियो रीनल सिंड्रोम बोला जाता है. तो ये जो कार्डियो रीनल सिंड्रोम्स हैं, दे गिव द इंटरैक्शंस ऑफ व्हाट यू आर आस्किंग मी राइट नाउ. तो कमिंग टू द क्वेश्चन मोर प्रिसाइसली, कि देखिए जो छोटे छोटे साइंस होते हैं वो धीरे धीरे इमर्ज होते हैं. एंड किडनी हो, अगर किडनी कम काम कर रही है तो हार्ट इज बेयरिंग द ब्रंट, एंड हार्ट कम काम कर रहा है तो किडनी इज बेयरिंग द ब्रंट. दे आर सो इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, लाइक वी टुगेदर शेयर रैपो, किडनी एंड हार्ट शेयर द मैक्सिमम रैपो. इसी जगह पे वो एक्वेरियम वाला मेरा कॉन्सेप्ट, आई थिंक इफ यू रिमेंबर इट विल वर्क वेरी वेल फॉर यू. अच्छा डॉक्टर महेश, आजकल सुनने में आ रहा है यंगस्टर्स जिम कर रहे हैं, जिम में अचानक डेथ हो गई, एंड ये वाली न्यूज़ बहुत रेयर नहीं है. इट इज़ फ्राइटनिंग. मैं खुद अब एक्सरसाइज करने में डरता हूँ, अपना हार्ट रेट देखता रहता हूँ. तो इज़ इट ट्रू कि आजकल यंग एज के अंदर हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो रही है? इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें जरा सा भी डाउट नहीं है कि अगर हम 25 साल पहले की जनरेशन और आज की जनरेशन में देखें, तो नंबर ऑफ इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज मोर, एंड दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस दैट वी हैव एक्वायर्ड. मैं और आप जब बच्चे थे, हम दौड़ते थे, खेलते थे, बाहर भागते थे, सारा दिन एक्टिव रहते थे. मीठा खाना बहुत ही रेयर था. बैठे रहना वॉज नॉट अ चॉइस एट ऑल. एक जगह पे बच्चे को बैठा के रख दो,
टीवी जब तक सामने ना हो, कोई भी बच्चा एक जगह पे नहीं बैठने वाला है। बट आजकल टीवी के आने के बाद से, कंप्यूटर्स के आने के बाद में, मोबाइल फ़ोन्स के आने के बाद में बच्चे बैठे रहते हैं। सो जो जुवेनाइल डिज़ीज़ है, टीनेजर्स की डिज़ीज़ है, वही इतनी ज़्यादा हो गई है जो पहले एडल्ट्स में भी नहीं हुआ करती थी। सो इन आवर प्रैक्टिस रूटीनली वी आर सीइंग 20 साल के बच्चे, 30 साल के बच्चे हार्ट अटैक लेके आते हैं हमारे पास में, और या तो स्टेंटिंग या बाईपास डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो उनका ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड, या फिर दूसरी सिंपल भाषा में बोलें तो डायबिटीज़ के कारण से, हाई ब्लड प्रेशर के कारण से जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा है पिछले 25-30 इयर्स में, जैसे-जैसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है। नो डाउट्स अबाउट इट। अब उस केस में यू एंड मी आर ब्लेस्ड कि हमें वैसी आदतें नहीं है जो आज के बच्चों की है। आई टेल यू, मैं हमारे घर में तो भई शुगर भी नहीं लाने देता हूँ मेरे बच्चों को मैं। तो कभी-कभी जब मेरे बच्चे के फ्रेंड्स, माय सन इज़ 10 इयर्स, तो 10 इयर्स की फ्रेंड्स जब आते हैं, आई सी उनमें से कई लोग लेके आते हैं कोई वो एनर्जी ड्रिंक्स। अब बच्चे खेलने गए हैं बाहर से, उनको एनर्जी ड्रिंक हाथ में पकड़ाई हुई है पेरेंट्स ने कि आप पियो। दैट एनर्जी ड्रिंक इज समथिंग मैं आज तक नहीं पीता हूँ, सिंपली बिकॉज इट्स फुल शुगर लेस्ड ड्रिंक। वैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स हो या फिर लस्सी हो या जो भी बाजार से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स हैं, मैदे वाली बनी हुई चीज़ें हैं, ये बच्चे इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। द प्रोसेस्ड फूड एंड प्रोसेस्ड ड्रिंक्स, the amount they are consuming is abhorrible, and that's one of the motives in my channel. I keep talking about it very routinely, and I urge you also to be more vocal about it. I know you maintain your health very very well, so आपका तो डरने का मुझे पता है कोई एंगल ही नहीं है, बट आपके चैनल पे आप भी ये बात कीजिए, बिकॉज किडनी डिजीज भी उसी चीज़ से आ रही है, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। दैट्स राइट महेश। एक्चुअली मेरे चैनल में भी मैं ज़्यादा डिजीज़ प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन के बारे में बात करता हूँ। डिजीज़ एक बार हो गई तो उसके बाद तो आपके डॉक्टर की विजिट मैंडेटरी है, बिल्कुल। फिर तो कोई विकल्प बचता नहीं है। तुमने डाइट के बारे में बात की, अब ये बताओ कि सॉल्ट इंटेक वी नो इट कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम्स भी करता है, तो इज इट ट्रू कि ये दोनों ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है, किडनी को भी खराब कर सकता है, हार्ट को भी? अगर करता है तो क्या सॉल्ट लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताओ। सो देखिए, सॉल्ट तो पहले से ही बदनाम है ना? हम अगर 1960s 70s से भी जाएं तो सबसे पहले जैसे ही किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आई तो बोला जाता है कि नमक कम खाओ। बाकी चीज़ें करो ना करो, लोग नमक बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बिकॉज नमक का उतना एडिक्शन भी नहीं होता, मीठा नहीं छोड़ते हैं। सो इवेंचुअली सी, इफ यू सी स्ट्रिक्टली salt responders versus non-salt responders, there are different populations worldwide और different surveys। जो इंडिया की population के लिए है, 30 to 40% in different studies have been proven to be salt responders, and 60 to 70% have proven to be non-salt responders. Worldwide इसका incidence अलग-अलग है। In some extreme countries in Europe and all, salt responders are only 10%. Salt responders का मतलब क्या? कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और आपने नमक कम कर दिया तो आपका बीपी कम होगा। मतलब इस एक कदम से, नमक कम करने से आपका बीपी कम होगा। या फिर उल्टा, अगर आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति हो और कुछ दिनों आपने बहुत ज़्यादा नमक खाया तो आपका बीपी बढ़ गया। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रिटेंशन की टेंडेंसी इज बीइंग डिफाइंड एज अ सॉल्ट रिस्पॉन्डर्स। क्योंकि देखिए, नॉर्मली किडनी टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस। जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड आया, जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट आया, ये किडनी का निकालना ही काम है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस मामले में। तो ये जो काम है, ऐसे सॉल्ट रिस्पॉन्डर्स इंडिया में 30-40% ही हैं। 60 से 70% लोगों का डायरेक्ट से रिलेशनशिप नहीं है। बट एट द सेम टाइम, अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी को भी है, किसी भी कारण से, वेदर सॉल्ट रिस्पॉन्डर हो या ना हो, हाई ब्लड प्रेशर कॉजेस एंड ऑर्गन डैमेजेस। अब एंड ऑर्गन क्या क्या है? हार्ट इज वन ऑफ द एंड ऑर्गन्स, बिकॉज हार्ट बहुत हाई प्रेशर पे काम कर रहा है। किडनी की जो फिल्टरिंग यूनिट है, जो आपके नेफ्रॉन्स हैं, यू नो बेटर देन मी ऑन दैट, कि नेफ्रॉन्स को हाई प्रेशर पे सस्टेन करना पड़ता है, बिकॉज किडनी रिसीव्स 15 to 20% ऑफ ब्लड सप्लाई कमिंग फ्रॉम एवरी बीट। मतलब अगर हर बीट में 5 लीटर खून आ रहा है तो 1.5 लीटर केवल किडनी के पास जा रहा है। और वो जब इतना सारा खून फिल्टर करने के लिए किडनी के पास आएगा, तो देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर हाई प्रेशर पे हवा चलेगी तो भी पत्ते गिरेंगे। तो वैसे ही जो नेफ्रॉन्स हैं हमारे, ओवर सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म के हाइपरटेंशन से नेफ्रॉन्स खराब होते हैं, कैपिलरीज लीक करने लगती हैं, तो फिल्ट्रेशन यूनिट्स खराब होती हैं। आईज में, आईज अगेन कि हमारी जो रेटिना है, रेटिना का जो पर्दा है, उस पर्दे में इतना ब्लड फ्लो आता है, डिस्प्रपोर्शनेट टू द अमाउंट ऑफ ब्लड इट नीड्स, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ब्लड आता है। वहाँ पे भी, रेटिना में भी चेंजेस दिखते हैं हाइपरटेंशन के। ब्रेन में भी ऐसे ही दिखते हैं। ब्रेन ऑल्सो रिसीव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो। सो एक्चुअली आईज एंड ब्रेन इज अ कॉमन यूनिट, एंड दे रिसीव सो मच ऑफ ब्लड फ्लो कि हाई ब्लड प्रेशर का इम्पैक्ट इन ऑर्गन्स पे ज़रूर दिखता है। बाकी ऑर्गन्स पे भी होता है, बट इट नॉट सो प्रोमिनेंट एज दीज वाइटल ऑर्गन्स।
ट्रू। और सॉल्ट का एक एसोसिएशन हमारे ऑर्गन के साथ भी है कि इट कॉजेज अपार्ट फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर किडनी स्टोन्स। तो यस। जो नॉर्मल फॉर्मुलेशन होता है सोडियम क्लोराइड, जो नॉर्मल सॉल्ट टेबल सॉल्ट हम खाते हैं, ये वाला सॉल्ट जितना सोडियम जाएगा शरीर में उतना ही कैल्शियम यूरिन में निकलता है। इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके। 3 ग्राम सोडियम 3 ग्राम कैल्शियम यूरिन में निकलेगा और कैल्शियम से किडनी के स्टोन्स बनते हैं। तो एक अलग फॉर्मुलेशन आती है लो सॉल्ट सॉल्ट, जिसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है पर साथ में पोटेशियम क्लोराइड होता है। थोड़ा कम नमकीन होता है, बट आई बिलीव दैट माइट बी स्लाइटली मोर बेनिफिशियल ऐसे लोगों के लिए। मैं अपने स्टोन फॉर्मर्स को तो ज़रूर बोलता हूँ। वेरी तुम गुड। अपने ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को बोलते हो, नहीं Oh, बोलते हो? yes, yes, it is proven that high potassium salt is better for heart also. So, जो लोग भी ये सुन रहे हैं, देखिए ऐसा भी नहीं कि पोटेशियम कोई अमृत है, बट आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहाँ सॉल्ट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इफ़ यू रिप्लेस सम ऑफ द सोडियम विद सम ऑफ पोटेशियम, जो कि इन फॉर्मुलेशंस पे टिपिकल होता है, जो लो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, पोटेशियम बैलेंसेस फॉर द हार्ट। सर्कुलेशन में जो कॉन्सेप्ट है कि सोडियम इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर आयन एंड पोटेशियम इज अ इंट्रा सेलुलर आयन। तो जो पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस है बेटर बनता है इफ यू टेक दिस सॉल्ट। सो दोनों एंगल से इट इज गुड फॉर यू। अच्छा महेश, तो हेल्थ एंथुजियास्ट हो तुम भी, डाइट से लेकर लाइफस्टाइल से लेकर हर चीज़ के बारे में टू मेंटेन गुड हेल्थ बात करते हो। तो व्यूअर्स के लिए कुछ टिप्स दो, लाइफस्टाइल चेंजेस जिससे हार्ट एज वेल एज किडनीज ये हेल्दी रखी जा सके। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? सो किडनीज का तो उल्टा मैं आपसे भी सीखना चाहूँगा थोड़ा, बट जो मैं खुद करता हूँ और जो मैं सबको कहने के लिए करने के लिए एडवाइस दूंगा कि देखिए, आई एम टर्निंग 50 नेक्स्ट मंथ एंड मेंटेन करने के लिए कुछ तो गिफ्ट होती है जीन्स की, पेरेंट्स की, एंड हेल्थ कम्स फ्रॉम जेनेटिकली ऑल्सो। बट जो हमारे हाथ में है वो है कि हम अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें जो मॉडरेशन में हो, एक्सेसिव कुछ ना हो। अब मॉडरेशन में रखने का पर्पस ये है या मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट कभी ना हो, पानी हमेशा पीते रहना है। हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। लिविंग बीइंग, कोई पौधा भी होगा तो पानी नहीं देंगे तो मर जाएगा, वैसे ही इंसान को भी पानी ज़रूरी है। हाइड्रेशन इज एसेंशियल फॉर अ बेबी। 75 to 80% ऑफ द बॉडीज वेट इज वाटर, एंड फॉर अ एडल्ट हु इज मेंटेनिंग हिज यूथ 70% इज स्टिल वाटर। एज यू ग्रो ओल्ड आपका प्रोपोर्शनेटली बॉडी में पानी कम होता जाता है, 60-65% तक जाता है। तो very old people have total body water only 60%. They are dehydrated. So hydration is the first and foremost important thing. Maintaining a philosophy of life that you shouldn't take too much of a stress. Be altruistic, be happy, be cool. That is second most important part. इसके बाद नंबर आता है खाने का। खाने में आपने हमेशा डिसिप्लिन रखना है। मैं बोलता हूँ 20 से 30 साल की उम्र तक जो आपने खाना है खा लो। 30 साल की उम्र के बाद में जो फिट लोग हैं उनको फिर भी लीवे है कि भाई खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, तो ठीक है, जो भी आप खाओगे पचा लोगे। बट 40 की उम्र के बाद में इंसान केवल हवा पे भी जी सकता है। आपने उतना ही खाना है जितना आप काम करते हो, और खाने में हमेशा ध्यान रखना है प्रोटीन कम्स द टॉप मोस्ट, फाइबर्स एंड न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम द नंबर 2। उसके बाद में आता है ऑयल एंड फैट्स, ऑयल एंड कार्ब्स। सो कार्ब्स एंड ऑयल्स बिल्कुल कम से कम हो, प्रोटीन इनटेक अच्छी रहे, फाइबर इनटेक अच्छा हो, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे हों। अब इसी को अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग बातें समझाएंगे, बट इन जनरल लो कार्ब लो फैट डाइट आपने रखनी है, और जितना भी फ्रेश होगा अच्छा होगा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। आए भी तो कभी कभार आए, महीने में एक बार, महीने में 2 बार में कोई बुराई नहीं है, बट डेली लाइफ में ये जो ब्रेड है, बिस्किट्स है, जो आप मीठी चीज़ें चाय में मिला के, कॉफ़ी में मिला के पी रहे हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मैगी है, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी ही नहीं चाहिए। आए भी तो महीने में 1 बार 2 बार बस। दिस इज़ व्हाट आई डू। और 30 मिनट की एक्सरसाइज 5 डेज़ अ वीक एज प्रिस्क्राइब बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। मेरे ख्याल से अगर जो लोग भी ऐसा रखते हैं, दे शुड मेंटेन फिटनेस। ऑफ कोर्स कोई भी श्योर शॉट वे नहीं होता, देयर विल बी सम पीपल हु विल डेवलप डिजीज डिस्पाइट दैट। आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ लकी वन कि आज तक यहाँ तक ऐसा पहुंचा हूँ। बट या, डिसिप्लिन इज द बैकबोन। वो बोलते हैं ना कि लक भी उसी को मिलती है जो खुद मेहनत करता है। वेरी नाइसली सेड। जैसे तेरी और मेरी दोस्ती है, ऐसे ही एक्चुअली किडनी और हार्ट की भी दोस्ती है। बिल्कुल, फुल्ली एग्रीड। I'll give you an example. 4 पेशेंट्स के किडनी ट्रांसप्लांट किए हमने। जब किडनी फेल होती है, हाँ, हार्ट उदास हो जाता है, बिल्कुल। एंड दिस इज कॉल्ड यूरेमिक कार्डियोमायोपैथी। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। 4 पेशेंट थे विद 15% इजेक्शन फ्रैक्शन। नॉर्मली 60% के करीब होता है, यस। 15%। हमने उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया, 1 महीने बाद इजेक्शन फ्रैक्शन वाज मोर देन 45%। सो भाई, जैसे तेरी और मेरी दोस्ती है, ऐसे ही किडनी और हार्ट की दोस्ती है, एंड इट शुड गेट अलोंग वेरी वेल द वे वी गेट अलोंग वेरी वेल। यार डॉक्टर सुमित, एक बात बताओ मुझे,
अब क्वेश्चन पूछने की बारी मेरी आई है। मेरा तो जो ऑर्गन है, हार्ट है, वो तो इतनी नॉइज़ करता है, इतना हंगामा करता रहता है, इतना धक-धक करता रहता है। ज़रा-सा कुछ इधर-उधर हो, रिदम चेंज हो तो लोग भागे-भागे आते हैं। आपका ऑर्गन इतना साइलेंट क्यों होता है? वेरी राइट। सो साइलेंट से पॉसिबली तुम्हारा मतलब है कि इसके डिसफंक्शन या इसकी नाराज़गी की चीज़ें जल्दी से बाहर नहीं आती। एग्ज़ैक्टली। सी बेसिकली किडनी का पता ही तब चलता है जब बिल्कुल हालत ख़राब होने वाली होती है। सो नहीं। कल मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसका मैंने बायपास किया था और बायपास के बाद में ही केम कि किसी ने बोला कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से, हार्ट फेलियर की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से किडनी ख़राब हो गई है। अब किडनी तो ख़राब हो रही थी, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था। बाद में पता चला कि दिस जेंटलमैन हैड अ स्टोन और उस स्टोन से हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ और हाइड्रोनेफ्रोसिस से अब किडनी ख़राब हो रही। तो किडनी ने एक कंप्लेन नहीं की, चुपचाप सहती रही। प्लीज़ इलैबोरेट ऑन दैट। नो, सो दैट्स राइट। किडनी को एक साइलेंट ऑर्गन भी बोलते हैं। और जैसे मेरा बिहेवियर है, किडनी का बिहेवियर बिल्कुल ऐसा क्या ही है। बात है! एंड दैट क्या इज़ व्हाई आई लव एनालॉजी, आई किडनी। लव दैट। दैट इज़ व्हाई आई लव किडनीज़। एक्चुअली दे आर लाइक मी, आई कैन एसोसिएट। मेरे घर में जब भी लड़ाई होती है ना, मैं चुप रहता हूँ। मैं चुप रहता हूँ, जब तक वो सर से ऊपर नहीं चले आता। लेकिन जब सर से ऊपर चला गया तब मैं फट जाता हूँ। तो दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंस विद किडनीज़ कि किडनी नॉर्मली हम लोग किडनी का फंक्शन देखते हैं जिसको जीएफआर कहते हैं। दोनों किडनी मिला के लगभग 120 एमएल इसका जीएफआर होता है। ये किडनी परेशान हो रही है, इसका काम कम होता रहता है, डैमेज होती रहती है, डैमेज होती रहती है। जब तक इसका जीएफआर 60 नहीं पहुँच जाता, तब तक ब्लड की रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं है। वाओ! नॉर्मल ब्लड की रिपोर्ट मतलब रहेगी, आधी खराब हो गई, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। इसीलिए शायद बोलते हैं 2 की बजाय 1 किडनी भी हो तो इंसान जी लेता है। एग्जैक्टली क्योंकि एक किडनी अगर दे दी जाए दूसरी संभाल लेती है। तो अगर जीएफआर 60 पे चला गया है तब जाके उससे नीचे गया, तब ब्लड की रिपोर्ट में जो हम कॉमनली देखते हैं ये कहते हैं क्रिएटिनिन। ये क्रिएटिनिन बढ़ना सिर्फ तब शुरू होता है अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया, इसका मतलब 50% फंक्शन किडनी का ऑलरेडी चला गया है। इसको साइलेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज मैनिफेस्ट जल्दी से नहीं करती। इसके फेलियर के इनिशियल सिम्टम्स वो भी बहुत सटल होते हैं कि भाई भूख नहीं लग रही है। अब लोग कहते हैं भूख नहीं लग रही तो हो सकता है भैया वायरल हो गया इसलिए नहीं लग रही, खाना नहीं अच्छा बना, नींद आनी कम हो जाती है, कहते हैं हाँ हो सकता है टेंशन हो रही है। अब सिग्नल तो किडनी दे रही है परंतु उसको पिक करना जरूरी है। तो इसीलिए इसको साइलेंट ऑर्गन कहा जाता है कि इसके फेलियर के मैनिफेस्टेशन जल्दी से नहीं आते। वेरी वेल सेड डॉक्टर सुमित, वेरी वेल सेड। एंड इसी में मैं आपसे पूछूँगा, इसी का एक्सटेंशन जो है वो ये है कि आपने किडनी की जाँचें कराती रहनी चाहिए और ज अगर आप जाँचें नहीं कराएँगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो केएफटी कराना ज़रूरी है एटलीस्ट एनुअली, या आप कौन-सी फ्रीक्वेंसी सजेस्ट करते हैं लोगों को जाँचें करने के लिए? डॉक्टर महेश देखिए 50 साल के बाद तो मैं कहता हूँ आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराओ। किडनी नहीं, आपकी उम्र 50 नहीं है, आपके हार्ट की, लिवर की, किडनी की, सबकी उम्र अब 50 साल हो गई है। सबको चेक करते रहो कि ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन 50 साल से कम उम्र में अगर किसी को कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, तो इनको तो मैं कहता हूँ आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक कराते रहो। अपना शुगर वगैरह एटलीस्ट 6 महीने में करवाते रहो। ब्लड शुगर, यूरिन का टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एवरी 6 मंथ्स फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन। 50 साल के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनुअली करवाते रहो। इफ़ यू आर नॉन डायबिटिक, नॉन हाइपरटेंसिव, एनुअल हेल्थ चेकअप इज़ मैंडेटरी। फाइन, फाइन। अच्छा एक बात बताओ यार, ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हम एंजियोग्राफी करने बैठे हैं, स्टेंटिंग करने बैठे हैं, बायपास करने बैठे हैं, सबसे पहले किडनी चिल्लाती है? वी ऑलवेज़ फाइंड किडनी की प्रॉब्लम हमें रोक देती है। देखो तुम्हारी इंटरवेंशन ना हमारी किडनी को परेशान करती है। आई नो दैट। सो हार्ट के लिए मैंने तुम्हारा ही एक वीडियो देखा था जिसके बारे में यू टॉक्ड अबाउट कोरोनरी एंजियोग्राफी। बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं उस वीडियो के, मेरे ख्याल से सबको देखना चाहिए। एक बार देखिए उस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जब एंजियोग्राफी करते हैं किसी भी तरीके की, हम कंट्रास्ट देते हैं, तो ये वाला कंट्रास्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया जाए और सही प्रिकॉशंस ना ली जाए तो ये कंट्रास्ट किडनी को डैमेज कर सकता है। इसको कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो क्रेटिनिन बढ़ सकता है। थैंकफुली ये आम तौर पे ट्रांजिएंट होता है। तो हमारी किडनी काफ़ी इंसल्ट सह लेती है मेरी तरह ही, और धीरे धीरे उसको भूल भी जाती है और दोबारा नॉर्मल काम करना शुरू कर देती है। अगर कोई बाईपास वगैरह आप करते हो तो बाईपास के दौरान बीपी फ्लक्चुएशंस काफ़ी होते हैं। बीपी बहुत कम हो रहा है, लंबे समय तक नहीं, कम नहीं, मेरे रहेगा। हाथ से नहीं होता। नो। but then not in your hands, but that happens. It also depends upon कि पेशेंट का रिजर्व कितना है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर बीपी ज़्यादा समय तक कम रहा तो किडनी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ब्लड नहीं मिल पाता, तो वह स्टन हो जाती है। इसको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कहते हैं। ऐसे केसेस में अब लगभग 21 दिन लगेगी किडनी मानने में। अब वो बीवी की तरह है, नाराज हो गई मान जाएगी लेकिन समय लगाएगी। तो दैट टेक्स अराउंड 3 वीक्स टाइम।
तो ये कॉमन कारण है किडनी डिसफंक्शन के। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि बॉडी में जब भी किडनी की प्रॉब्लम आती है, मुझे जितने भी किडनी के पेशेंट्स आते हैं, एज दे वॉक इन टू माई क्लिनिक, आई कैन से कि ये भाई किडनी का पेशेंट है पहले से ही। जो सूजन होती है बॉडी में, इलैबोरेट ऑन इट प्लीज, कि हर किडनी के मरीज में सूजन आती है क्या, और अगर जिनमें नहीं आती हो, जो शायद मैं नहीं मिस कर रहा हूँ, तो वो कैसे पेशेंट्स होते हैं? ऑलराइट महेश, दैट इज राइट कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो डोर से अंदर आते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई। मैं 3 तरीके के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर किसी पेशेंट को किडनी फेलियर है, अगर कोई डायबिटिक है, और तीसरा समटाइम्स HIV पॉजिटिव पेशेंट। इनको देख के काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है। आई कैन रेज अ डाउट। नाउ किडनी के फंक्शंस देखिए क्या क्या होते हैं। पहला फंक्शन है एक्स्ट्रा पानी निकालना। किडनी अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो पानी थोड़ा शरीर में बढ़ जाएगा, तो चेहरे में और सारे शरीर में सूजन आ जाएगी। कॉमनली सबसे पहले पैरों में आती है। दूसरा किडनी का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हीमोग्लोबिन बनाना। किडनी एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक केमिकल रिलीज करती है, और ये ज़रूरी है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। किडनी खराब है तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा तो मरीज़ का हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स टिपिकली यू वुड आल्सो हैव ऑब्जर्व्ड कि वो सिर्फ सूजे नहीं होते, वो पेल भी होते हैं। बिल्कुल। रंग एकदम सफ़ेद पड़ा होता है उनका, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम होता है। सो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिससे पता लग जाता है कि शायद किडनी फेलियर हो मरीज़, इसलिए सूजन आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो देखिए, जैसा हार्ट में भी फेलियर हो तो सूजन आती है, किडनी में भी फेलियर है, सूजन आती है। जैसे मैंने पहले भी बोला, लेफ्ट हार्ट विच इज़ द मेन पंपिंग हार्ट ऑफ द बॉडी, उस हार्ट में, लेफ्ट साइड के हार्ट में फेलियर आने से जो सूजन आती है वो केवल फेफड़े में आती है, बाहर से नहीं दिखता है। बट जो राइट हार्ट डिजीज़ है, राइट हार्ट डिजीज़ से पैरों में भी सूजन आती है, थाइज़ में भी सूजन आती है, बाकी आँखों में भी सूजन आ सकती है राइट हार्ट के में, क्योंकि वीनस प्रेशर बढ़ा होता है। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में सब तरफ सूजन होती है, सिर से लेके पैर तक, या फिर ऐसे ही एक्सट्रीम लिवर केसेस में भी होते हैं, लिवर फेलियर में भी पूरे शरीर में सूजन होती है। तो दिस हैज टू बी डिफरेंशिएटेड, एंड गुड क्लिनिशियंस नो, वो ये स्पॉटर होता है हमारे लिए। जब कोई पेशेंट चल के आता है, वी कैन स्पॉट इट वेरी क्लियरली। दूसरा, we spoke about heart and hypertension and diabetes causing the effects on the heart, kidney and other organs. But even for diabetics whose sugar is well controlled, or hypertension whose BP ka number is well controlled, though he has a hypertensive disease on 2-3 medications, ऐसे patients में what do you say about kidney, and how often do you see kidney damage in such patients? तो महेश, डायबिटीज़ जो ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है वो 2 तरीके से पहुंचाती है। एक कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। टिपिकली जैसे किसी मरीज़ का शुगर जब 180 से ऊपर चले जाता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, और शुगर पेशाब में लीक होना शुरू होता है बियॉन्ड 180। पर अगर शुगर अच्छा कंट्रोल भी है, डायबिटिक पेशेंट है, अब डायबिटिक इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसमें सिर्फ शुगर नहीं बढ़ता, सारे ऑर्गन सिस्टम मेटाबॉलिक एनोमली के कारण अफेक्ट होते हैं। तो कुछ ऑर्गन डायबिटिक पेशेंट के सिर्फ डायबिटीज़ कितने साल से है उस पर डिपेंड करते हैं, चाहे अच्छा कंट्रोल है और चाहे बुरा कंट्रोल है। तो 10 साल के बियॉन्ड, चाहे आपकी डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल्ड है, देयर इज़ अ चांस कि आपकी किडनी और रेटिना, ये 2 ऑर्गन है जो सिर्फ टाइम बाउंड मैनर में अफेक्ट हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, चाहे बहुत अच्छा कंट्रोल कर रखा है उसने अपने शुगर लेवल को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई उसके बावजूद 6 महीने में अपना एक हेल्थ चेकअप करवाते रहो। डायबिटीज़ सिर्फ हार्ट को या सिर्फ किडनी को, हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करती है, सारे ऑर्गन सिस्टम को इफेक्ट करती है। आई विजन चेकअप ये रेगुलरली होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी चेक्ड इन टोटो। सो इस जगह पे मैं बोलूँगा, बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ सेलिब्रिटी डायबिटोलॉजिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं कि शुगर कंट्रोल हमने कर लिया आपकी, इट इज़ एज गुड एज यू आर नॉट अ डायबिटिक। दैट आई टेल यू इज़ द रॉन्ग पिक्चर। फॉर अ यंग इंडिविजुअल 40-50 साल के में अगर डायबिटीज़ पहली बार पता चली है, द गोल कैन नॉट बी कि आपको बस दवाई पे डाल दें। गोल शुड बी टू ट्राई एंड रिवर्स द डायबिटीज़, बिकॉज डायबिटीज़ रिवर्सल अगर आप कर पाते हो, नॉट एवरीबडी कैन डू, एंड एक एज के बियॉन्ड में नोबडी कैन डू, बट स्टिल जब आपको 20, 30, 40, 45, 50 साल की उम्र में पहली बार पता चल रहा है आप डायबिटिक हो, फॉर अ पर्सन जो कि चेकअप कराता रहा है, तो डायबिटीज़ रिवर्सल करने से ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं कि आपकी आंखें इनवेरिएबली डायबिटीज़ में खराब होंगी, आपकी किडनी इनवेरिएबली खराब होंगी, भले शुगर कंट्रोल भी हो बाय टेक्निकल टर्म्स। अब टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है कि 7 के नीचे HbA1c है तो आप ठीक हो। दैट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ नॉट करेक्ट। प्री डायबिटीज़ ऑल्सो इज़ डायबिटीज़। तो जो HbA1c 5.6 लेके बैठे हैं, 5.7, यू आर ऑलरेडी द फेंस सिटर, और जो HbA1c 6 लेके बैठे हैं, अकॉर्डिंग टू मी, यू आर ऑलरेडी सिक।
आपको डायबिटोलॉजिस्ट अभी भी ये बोलेंगे कि नहीं नहीं 6.5 के ऊपर जाएगा तो हम आपको लेबल देंगे डायबिटीज का, बट HbA1c 6 भी है आपका, तो दिस इज ऑलरेडी अ प्री डायबिटिक सिचुएशन वेयर यू शुड टेक केयर ऑफ योर शुगर्स बेटर। इन द सेम वेन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखिए जैसा सर ने बताया कि आंखें और किडनी, वैसे ही एंजियोग्राफी, कोई भी पेशेंट आके मुझे बोलता है कि मुझे डायबिटीज में 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो हम बोलते हैं कि भैया सीटी एंजियोग्राफी या फिर सीटी कैल्शियम स्कोर तो एटलीस्ट करा लो, और अगर थोड़े से भी सिम्टम्स हैं तो सीधे सीधे कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कराओ, बिकॉज सीटी एंजियोग्राफी में बहुत ज़्यादा डाई देना पड़ता है। जो भी 10 साल के ऊपर के डायबिटिक्स हैं उनमें बीमारी ना मिले ये हो ही नहीं सकता। हार्ट की नसों में ब्लॉक ना मिले ये हो ही नहीं सकता। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनमें कम बीमारी मिलेगी, बट कई सारे लोगों में ज़्यादा बीमारी मिलेगी। Oh, that is true, Mahesh. And I would like to add here, एक मेरा दोस्त है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया था मैंने, नोएडा में ही रहता है। वो पोस्ट ट्रांसप्लांट उसका ब्लड प्रेशर 180 190 ऑन 4 ड्रग्स, उसका शुगर 300 से नीचे ही नहीं आ रहा था किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। किडनी की रिपोर्ट्स तो नॉर्मल थी, उसका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल ही ना होके दे। वी डिड एवरीथिंग। उसके बाद उसने बोला कि समबडी सजेस्टेड हिम कि भैया आप बीपी और शुगर की दवाई बंद कर दो और हम लोग कुछ आपको इंटरवेंशंस बताएंगे, इससे आपका शुगर और डायबिटीज ठीक हो जाएगा। ही कॉल्ड मी, उसने कहा कि मैं दवाइयाँ बंद कर दूं, वो बोल रहे हैं कि हम कंट्रोल कर देंगे। मैं कहा तेरा दिमाग खराब है भाई, ऐसे नहीं करना है, ट्रांसप्लांट वाली किडनी खराब हो जाएगी। ही डिड नॉट टॉक टू मी फॉर 1 मंथ। 1 महीने बाद उसने अपना चार्ट भेजा ब्लड प्रेशर और शुगर का, एवरीथिंग वाज पिच परफेक्ट, एवरीथिंग। एंड दैट, और उसने सारी बीपी और शुगर की, इमेजिन दैट, दवाइयाँ बंद कर दी थी उसे। उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल देखे। आई कॉल्ड हिम इमीडिएटली, मैंने कहा भाई किया क्या तूने, तेरी रिपोर्ट है। देन ही शोड मी समथिंग व्हिच वाज सर्टेन लाइफस्टाइल चेंजेस, अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट। उसने वो बहुत रिगरसली फॉलो किया। ही लॉस्ट 7-8 kgs एंड उसका शुगर बीपी दोनों नॉर्मल था। वो वी एज एलोपैथिक फिजिशियंस वी वर नॉट एबल टू कंट्रोल। दैट सेट मी थिंकिंग कि भाई जो जेनेसिस है पहले वहां पर हिट करना बहुत जरूरी है। बीमारी आ कहाँ से रही है? बीमारी आ रही है आपकी डाइट और लाइफस्टाइल खराब होने के कारण। हम दवाइयाँ दे जा रहे हैं और लाइफस्टाइल और आपकी डाइट वैसी की वैसी है। यू चेंज इट, उसकी दवाइयों की आवश्यकता ही खत्म होगी। आई वॉज टेकन अ बैक दैट डे। आज भी मैं वो डाइट चार्ट अपने साथ लेके चलता हूँ। अगर कोई फॉलो कर पाए, आई शेयर इट विद देम। मैंने कहा भाई इसको फॉलो करो, दिस विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम। इस जगह पे मैं बोलूँगा, देखिए यू आर लिसनिंग टू अ किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन एंड अ हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन। आज के ज़माने में इनसे ज़्यादा एग्रेसिव कोई सर्जन आपको पता नहीं होंगे। कुछ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन्स भी ऐसे होते हैं। व्हाट वी आर टेलिंग यू इज़ वी आर सिटिंग एट दिस साइड ऑफ द फ्रंट, जहाँ पे हमें फायर फाइटिंग करनी पड़ती है, हमें ऑपरेट करना पड़ता है, ऑर्गन निकाल के दूसरा ऑर्गन डालना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम वी अप्रिशिएट कि डायबिटीज रिवर्सल, हाइपरटेंशन रिवर्सल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस आर द मेन पिलर्स टू मेंटेन हेल्थ। जो बीमार हो गया उसके लिए हम बैठे हैं, बट जो मेंटेनिंग हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो हमारे दोनों के चैनल्स में हम कई बार बात करते हैं कि हाउ टू मेंटेन हेल्थ। प्लीज फोकस ऑन दैट। अच्छा, तो एक सिंपल क्वेश्चन जो कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं एंड मैं आपके थ्रू जनता को बताना चाहूंगा कि इज हाई क्रिएटिनिन रिवर्सिबल एंड व्हाट इज क्रिएटिनिन टेलिंग पीपल? अच्छा, क्रिएटिनिन किडनी एक फिल्टर की तरह है। फिल्टर खराब चीज़ें निकाल देता है। जैसे आरओ की मशीन होती है हमारी, पानी डाला आरओ के अंदर, साफ पानी आया, पर आरओ के पीछे से एक नीचे सिंक में पाइप जाती है, वो गंदा पानी निकाल रही है। सो किडनी इज एग्जैक्टली लाइक दिस फिल्टर। इसके अंदर हमारा इम्प्योर ब्लड जाता है, फिल्टर होता है, प्योर ब्लड शरीर में वापस चले जाता है। लेकिन अब ये इम्प्योरिटीज़ कहाँ गई? ये सारी इम्प्योरिटीज़ यूरिन बन के निकल जाती हैं शरीर से। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट इम्प्योरिटी जो हम किडनी फंक्शन असेस करने के लिए देखते हैं वो क्रिएटिनिन होता है। जैसे मैंने बताया, जब किडनी डैमेज होती है, क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाता है। अब इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द एक्सटेंट ऑफ किडनी डैमेज क्रिएटिनिन आपका बढ़ता रहेगा। अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ गया है, ये 2 तरीके के डैमेज के कारण हो सकता है। एक होता है रिवर्सिबल किडनी डैमेज और दूसरा होता है इरिवर्सिबल किडनी डैमेज। तो अभी एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे चैनल में भी उस पेशेंट की स्टोरी है। वो पेशेंट आया था मेरे पास बिहार से, किडनी फेलियर लेके। उसका 8 क्रिएटिनिन था, 8 क्रिएटिनिन डायलिसिस के ऊपर। उसकी डायलिसिस पिछले 3 महीने से चल रही थी। अब वो अपनी वाइफ को लेके आया था, वाइफ उसकी किडनी डोनर थी और सारे फाइनेंस अरेंज करके लाया हुआ था कि अब मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। मैंने उसको चेक किया, देखा उसकी एक किडनी, दोनों किडनी में स्टोन्स थे। एक तो पूरी तरह खराब हो गई थी, दूसरी किडनी में स्टोन फंसा हुआ था और मुझे लग रहा था ये किडनी चोक्ड है, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए, सांस नहीं ले पा रही है वो वाली किडनी। तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं ये वाला स्टोन निकाल दूं, दिस किडनी कैन ब्रीथ,
मैंने मरीज को समझाया, वो कहता नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप तो ट्रांसप्लांट कर दो। मैं कहा नहीं भाई, ट्रांसप्लांट करने के लिए भी मुझे स्टोन निकालने पड़ेंगे, तो मुझे स्टोन निकालने दे, संभवतः तुम्हें किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या हो सकता है देर से पड़े। मैंने उसको ऑपरेट किया, लेफ्ट साइड की किडनी निकाल दी क्योंकि वो तो खराब थी, राइट साइड का स्टोन निकाल दिया। आई वॉज अमेज्ड, उसका क्रेटनिन आज मेरे से अच्छा है। वाओ। मेरा क्रेटनिन अभी भी, बिकॉज आई टेक अ फ्यू सप्लीमेंट्स, 1.1 1.2 रहता है, उसका क्रेटनिन 0.7 है। क्या बात है। एंड ही इज सो थैंकफुल। तो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ अगर रिवर्सिबल कारण से है तो इट कैन गो बैक टू नॉर्मल। कई कारण होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, लॉन्ग टर्म डायबिटीज जिसको मैनेज नहीं किया गया, लॉन्ग टर्म हाई ब्लड अच्छे से मैनेज नहीं हुआ, तो वो किडनी इरिवर्सिबली डैमेज कर देते हैं। अब ये वाला क्रिएटिनिन वापस नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को कंट्रोल नहीं किया तो प्रोग्रेसिवली और बढ़ता जाएगा। तो इनको कंट्रोल करना स्टिल बहुत ज़रूरी है। एंड सेम थिंग वी सी इन मेनी पेशेंट्स कि जब हम कोई भी हार्ट सर्जरी करते हैं फॉर अ पेशेंट जिसका बॉर्डरलाइन क्रिएटिनिन है 1.4, 1.5, 1.8, ऐसे क्रिएटिनिन वाले मरीज में जब हम हार्ट सर्जरी करते हैं टिपिकली वी सी कि सर्जरी के बाद में उसका क्रिएटिनिन विल गो अप टू 2, 2.5, 3 एंड विथ 4-5 डेज में वो पूरा नॉर्मल बेसलाइन पे आ जाता है। कई बार जो पहले की थी सिचुएशन, बिकॉज हार्ट फेलियर के लिए दवाई चल रही थी, अगर आपने हार्ट फेलियर को ठीक कर दिया सर्जरी से तो क्रिएटिनिन नॉर्मल भी आ जाता है, 0.7, 0.8 भी आ जाता है अगर आपने एडिक्वेटली ट्रीट किया है हार्ट को तो। सो all this is something which happens daily in our life and we are sharing it with you here. नहीं, तभी तो बोलता हूँ दोस्ती है भाई हार्ट सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। दोस्त Yes. अच्छा तो मैं अच्छा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है जो मैंने एक नर्स को भी देखी थी, हमारे यहाँ एक नर्स था हु वाज ट्राइंग टू कॉम्पीट फॉर मिस्टर हरियाणा, एंड मिस्टर हरियाणा कॉन्टेस्ट में बॉडी बिल्डिंग के चलते बहुत ज़्यादा उसको सिचुएशंस ख़राब हुई एंड सप्लीमेंट्स लेता था वो, एंड वन डे ही केम विद फुल्ली डैमेज किडनी। सो इज़ इट ट्रू कि जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, जिम सप्लीमेंट्स हैं, बिकॉज यू आर स्पीकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स राइट नाउ, उसी वेन में मैं बात कर रहा हूँ कि दे कैन डैमेज किडनी डायरेक्टली और सम पेशेंट्स हार्ट ऑल्सो? 100% भाई। सो ये वाली चीज़ें, सी सप्लीमेंट्स आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स, जो टिपिकली जिसके बारे में तुमने बात की, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स एज ए रूटीन टेक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस, दे टेक इट एंड इट इज अलाउड इन द कॉन्टेस्ट। इट इज नॉट Anabolic steroids are allowed in? इट इज अलाउड, Oh, इट इज नॉट इन अ प्रोहिबिटिव कैटेगरी। okay. सो बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग लेते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसको लेने से पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस तो होता है, मसल्स वगैरह बन जाती हैं अच्छी, परंतु ये दो बहुत खराब चीज़ें करता है। फर्स्ट, इट कॉजेज अगेन अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर विच लीड्स टू किडनी फेलियर। अगर अनरेगुलेटेड अनसुपरवाइज तरीके से लिया गया, आई वुड से किसी को नहीं लेना चाहिए भाई, पहली बात, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लिसनर्स विल नॉट गो टू प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट। तो भाई टेस्टोस्टेरोन तो मत लो। जो प्रोफेशनल लोग लेते हैं इट इज़ वेरी वेल सुपरवाइज्ड, तो हम लोग उस तरीके से सुपरवाइज ही नहीं कर पाते हैं। सेकंड चीज, इट कॉजेज इनफर्टिलिटी। टेस्टोस्टेरोन हमारे सेक्सुअल फंक्शन के लिए एक जरूरी हार्मोन है। आपने बाहर से ले लिया, शरीर ने बनाना ही बंद कर दिया। Yes. अब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो गया, इसके कारण टेस्टिस पूरे के पूरे सुकड़ जाते हैं, एजेनेसिस हो जाती है और इनफर्टिलिटी हो जाती है। Yes. आने वाले टाइम में बच्चे नहीं होते हैं। सो दिस इज वन वेरी डेंजरस सप्लीमेंट, नॉन प्रोफेशनल यूज नहीं लेना है। सेकेंड सप्लीमेंट इज प्रोटीन्स। अब प्रोटीन अगर हमने लिए तो फिल्टर किडनी ही करती है इसको। ओवरलोड कर दिया प्रोटीन से शरीर को तो हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी किडनी की हो सकती है। कब किडनी ओवरलोड में चली जाती है? तो अगर पहले से किडनी माइल्ड डैमेज है तो ये जल्दी ओवरलोड में चली जाएगी। लेकिन अगर किडनी बहुत बढ़िया काम कर रही है तो लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा प्रोटीन लो। आफ्टर 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इतना प्रोटीन आपने ले लिया, आपको अल्टीमेटली मसल्स ही चाहिए ना। इसके बियॉन्ड मसल गेन मिनिमल होता है और उसका किडनी के ऊपर प्रभाव ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से 1.6, 1.8 इससे ज़्यादा जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनको भी प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल आदमी की रिक्वायरमेंट पर डे जो अपनी दिनचर्या में लगा हुआ है, ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये हो गया प्रोटीन के बारे में। थर्ड सप्लीमेंट विच इज़ डेंजरस इज क्रिएटिन। नाउ क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मसल्स के अंदर फ्लूइड रिटेंशन करता है, तो मसल ज़्यादा बल्ड अप बीफी दिखते हैं। अब क्रिएटिन लेने से बॉडी के अंदर क्रिएटिन मेटाबोलाइज होता है क्रिएटिनिन में, और क्रिएटिनिन ये वही टॉक्सिन है जो किडनी शरीर से निकाल रही है। हमने बहुत ज़्यादा क्रिएटिन ले लिया तो अब किडनी को ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन बन जाएगा, बहुत ज़्यादा लोड कर देगा, तो हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी किडनी की हो सकती है। Oh, really? Yes, yes. So a lot of people take creatine supplement. I know of. Absolutely, I take it because I know when it will not be harmful. Oh, wonderful. अब इसके लिए ज़रूरी है कि भैया पहली बात तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लो। I never exceed more than maybe 3 grams every day.
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप क्रिएटिन लेने के बाद डिहाइड्रेशन में गए, देन दिस थिंग इज गोइंग टू बैंग योर किडनीज। तो जब आप क्रिएटिन ले रहे हो उससे पहले अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, जिम के दौरान हाइड्रेटेड रखो। पूरे दिन में अगर आपकी किडनी और हार्ट दोनों ठीक है, मिनिमम 4 से 5 लीटर पानी पियो। एवरी टाइम यू पी, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द यूरिन। आप क्रिएटिन ले रहे हो, आपका यूरिन येलो नहीं आना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी एज क्लियर एज ड्रिंकिंग वाटर। अगर येलो आ रहा है उसी वक्त जाके और पानी पियो। दीज आर द वेज यू कैन प्रिवेंट दीज सप्लीमेंट्स फ्रॉम damaging your kidneys. Oh, that's wonderful tips, sir. Very wonderful tips. And I tell you, देखिए, creatine to creatinine is an obligation when you consume it in high amounts. People take creatine to improve the performance. So performance during exercise, it will be improved. So sportsmen doing it, या फिर आप occasionally you doing it is fine. But when you do it on a consistent basis, please listen to this advice. It is very, very essential for you. एक और चीज़ जो हार्ट को भी अफेक्ट करती है, मैं पूछना चाहूँगा वैसा ही कुछ इम्पैक्ट। अगर कोई व्यक्ति क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड है या फिर नींद नहीं आ रही है, और इसको अगर आप रेनिल अल्डोस्टेरॉन सिंथेसिस के बारे में अगर कुछ कोरिलेट करते हुए बता सकें कि किडनी डिजीज भी स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप से होती है क्या? 100% भाई। हेल्दी रहने के लिए सिर्फ किडनी के लिए नहीं भाई, तुम्हारे हार्ट के लिए भी द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ रेस्टफुल स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 7 बिना उठे रात को कंसिस्टेंटली। अगर आप 7 घंटे सोए हो तो बॉडी का रिपेयर वर्क चलता है। सारा दिन काम करते करते बॉडी में कुछ ना कुछ पियर एंड टीयर होता है, डैमेज होता है। अब ये सारा रिपेयर वर्क हमारी नींद के दौरान होता है। अगर आपकी नींद रेस्टफुल नहीं है या नींद सफिशिएंट नहीं है तो रिपेयर वर्क नहीं होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डैमेज बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, एंड इट विल अफेक्ट ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स। क्रोनिकली स्ट्रेस्ड पीपल हैव हाई ब्लड प्रेशर। वी नो, आई विल tell you an incident. You know, there is a cardiologist, I will not name him. वो कार्डियोलॉजिस्ट का हमारे हॉस्पिटल में बैठे हुए ही सफर्ड अ हार्ट अटैक। वी वर वेरी लकी कि वो हॉस्पिटल के अंदर था। इमीडिएटली डायग्नोज, उनको उठा के सीटी स्कैन नहीं करवाया हमने, डायरेक्टली एंजियोग्राफी सूट में लेके गए। ट्रिपल वेसल डिजीज, 3 स्टेंट डले। ही इज 40 years old. He runs 10 kilometers every day. He does not have diabetes. He does not have hypertension. His lipid profile is normal. He is a health enthusiast. हर साल में एक बार अपनी लिपिड प्रोफाइल भी करवाता है। He doesn't have any family history of heart disease. That set us thinking, इसको क्यों हुआ? Why did he suffer? He is the prototype. कि भैया ऐसा होना चाहिए लाइफस्टाइल। उसको हार्ट अटैक हो गया। दिस गाय वाज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। देयर वाज नो गुड स्लीप। 4-5 हॉस्पिटल्स कवर कर रहा था एज अ कार्डियोलॉजिस्ट। लेट नाइट आवर्स, इरेगुलर डिसिप्लिन, इसके कारण उसको हार्ट अटैक हो गया। तो देखो, सारी चीजें कंट्रोल करने के बावजूद लैक ऑफ स्लीप एंड क्रोनिक स्ट्रेस स्टिल डैमेज योर हार्ट। तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ किडनी, सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, ओवरऑल लाइफ के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। इसी जगह पे मैं एग्जांपल वही दूंगा कि देखिए, कितने सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन्स हैं जो स्ट्रेस के चलते खुद हार्ट अटैक से मरे हैं। सो सर टोल्ड यू अबाउट वन सर्वाइवर, बट देयर आर मेनी पीपल हु हैव डाइड इन पास्ट। देखिए, एवरी ह्यूमन बीइंग इज वल्नरेबल फॉर दिस। सो मैंने जब बताया था कि प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, हाइड्रेशन पहले रखा था, दूसरा स्ट्रेस और स्लीप रखा था। उसका पर्पस ही यही है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो अपनी लाइफ में, एंड यू डोंट नो व्हाट आर योर ग्रेटर गोल्स, एंड इफ यू आर रनिंग इन द मुंडेन वर्क लाइक व्हाटएवर एनिमल जस्ट रनिंग चेजिंग हिज टेल, आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। दैट स्ट्रेस विल गेट ऑन टू यू वन वे और अनदर। कि देखिए, आपको स्पिरिचुअल भी होना होता है, आपको अपने मन की शांति के लिए भी कुछ है, कोई ना कोई हॉबी भी रखनी होती है। यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन रनिंग इन साइकिल्स एंड एक्सपेक्ट कि आप इन सब रूटीन चीज़ों से उठ पाओगे। फाइनली लास्ट क्वेश्चन सर, आप बताइए कि भाई किडनी की डिजीज को ध्यान में रखते हुए व्हाट आर द अर्लीस्ट वार्निंग साइंस दैट पीपल सी, बिकॉज इट इज अ साइलेंट ऑर्गन, और आपने शुरुआत साइलेंट ऑर्गन से ही की थी। सो जस्ट न्यूमेरिकली टेल अस कि क्या क्या चीज़ें हैं जो, हाँ, अगर प्रॉब्लम आए तो किडनी का ज़रूर सोचें। ऑलराइट महेश, सो कुछ तो बहुत ही ओवर्ट सिम्टम होते हैं जो सारे लोगों को पता है। आई विल टॉक अबाउट देम बिट लेटर। कुछ सिम्टम्स थोड़े कोवर्ट होते हैं। अब एज ए एंड्रोलॉजिस्ट आई सी मेनी पेशेंट्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यंग पीपल, 25 साल के, 30 साल के, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। दे आर अनेबल टू हैव गुड सेक्स लाइफ। सो देयर इज अ स्टेटमेंट रिटन इन यूरोलॉजी टेक्स्ट कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ हार्बिंगर ऑफ अपकमिंग कार्डियक इवेंट। अगर किसी इंसान को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसका मतलब ब्लड के अंदर, जो पेनिस के अंदर ब्लड वेसल्स आ रही हैं वो नैरो हो गई हैं। पेनिस की जो ब्लड वेसल्स हैं वो छोटे साइज की होती हैं, 1 से 2 मिलीमीटर। हार्ट की ब्लड वेसल 2 से 4 मिलीमीटर साइज की होती है।
अगर पेनिस की वेसल्स आज बंद हो गई हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर दिया तो कल को हार्ट की वेसल भी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए जो भी पेशेंट मेरे पास आता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, मैंने उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बाकी सब रूल आउट कर लिया, तो मैं उसको कहता हूँ आफ्टर योर एडवाइस, आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो, कि भाई जा एक कोरोनरी सीटी एंजियो करवा के देख लो कि वहाँ कुछ खराब तो नहीं चल रहा है। हार्ट चला गया तो जिंदगी चली जाएगी, ये वाली चीज़ें तो विल मैनेज समहाउ। सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज वन ऑफ देम। सेकेंड, सटल साइंस होते हैं विच आर वेरी अर्ली साइंस, जो आमतौर पे हम लोग इग्नोर करते हैं। इफ समबडी इज एट रिस्क ऑफ किडनी डैमेज, तो लैक ऑफ स्लीप, इरेगुलर स्लीप रिदम, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, इजी फटीगेबिलिटी, बहुत जल्दी थक जाते हो, लिस्टलेसनेस, थोड़ी सी बेचैनी सी रह रही है, ये वाले सारे अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि भाई हो सकता है किडनी ठीक नहीं है, अंदर का एनवायरनमेंट बॉडी का ठीक नहीं है, बॉडी इज रेस्टलेस, इट इज ट्राइंग टू गिव यू सम सिग्नल्स, गो योर गेट योरसेल्फ चेक्ड। नहीं ध्यान दिया आपने तो धीरे धीरे करके किडनी और डैमेज होना शुरू हुआ। फिर आपका, जैसे मैंने बताया कि 50% किडनी फंक्शन जब खत्म होता है तब ब्लड की रिपोर्ट में आता है क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है। एंड इवन बिफोर ये 50% डैमेज नहीं हुई है, उससे पहले अगर पकड़ना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, उसको कहते हैं यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो या यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो। ये वाला एक ऐसा टेस्ट है, ये क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद किडनी में डैमेज है उसको पकड़ लेगा, क्योंकि किडनी का काम है फिल्टर करके प्रोटीन को संभाल लेना, प्रोटीन लीक नहीं होना चाहिए। अगर ये रेशियो बढ़ा हुआ है इसका मतलब किडनी में से ऑलरेडी प्रोटीन लीक होना शुरू हो गया है। ब्लड की रिपोर्ट ठीक है, बाकी सब वो कर रहा है, पर प्रोटीन लीक होना शुरू हो गया, दैट मीन्स उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है। सो दिस इज अर्लीस्ट टेस्ट दैट कैन पिक अप किडनी डैमेज। उसके बाद फिल्ट्रेशन कम हो गया तो बॉडी सूजने लग जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है। अब मरीज को मैं बोलता हूँ अपना पैर यहाँ पर थोड़ी देर दबा के रखो 1 मिनट तक, और उसके बाद उंगली को छोड़ दो, देखो वहाँ गड्ढा बन जाएगा, इसका मतलब ऑलरेडी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, पेल हो जाता है आदमी काफ़ी दिखने में, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनना बंद हो गया है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा, एनीमिया हो गया, उसके चलते रंग सफ़ेद पड़ गया है। एंड देन विटामिन डी का कन्वर्जन इनटू एक्टिव फॉर्म, ये भी किडनी के अंदर होता है। अगर कोई किडनी फेलियर में है मरीज या किडनी काम नहीं कर रही है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, बोन हेल्थ मसल हेल्थ वीक हो जाती है, तो बहुत जल्दी इंसान थकता है, मसल पेन, बोन पेन, ये वाली सारी चीज़ें होने लगे, वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है, ज़्यादा जल्दी ब्रेथलेस हो जाता है। सो दीज आर द इंडिकेशंस कि भाई किडनी फेल हो रही है, गेट इट चेक्ड। सो आई थिंक हार्ट और किडनी इतनी ज़्यादा कोरिलेटेड है, दीज आर सच हाईली कोरिलेटेड ऑर्गन्स कि अगर पहले हार्ट खराब हुआ है तो किडनी का नंबर आने वाला है, और किडनी खराब हुई है तो हार्ट का नंबर आने वाला है। भगवान ने किडनी 2 दी है हमें, इसीलिए किडनी के बारे में पता लेट चलता है। अगर एक ही किडनी होती तो सोचिए क्या होता। एंड ये भी सही है कि साइंस ने आज इतना इवॉल्व कर लिया है कि अगर किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस से कम हम हार्ट को तो बचा सकते हैं, या इंसान को तो बचा सकते हैं। हार्ट को बचाने का मतलब इंसान को बचाना, वैसा वाली बात है। सो किडनी के बारे में अवेयरनेस एंड किडनी को कैसे संभाल के रखें, और जब नहीं संभले तो फाइनली ट्रांसप्लांट के लिए आपको सर के पास ही आना है। I hope it doesn't come to that for anyone. Intent इस podcast का यही है, intent is not to pull the patients, intent is to make them aware कि भाई अपने हेल्थ का ध्यान रखें। We talk more about health promotion and disease prevention. बीमार हो गए हो, भगवान ना करे, विच इज इनएविटेबल, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार पड़ेगा ही, तो हम लोग बैठे हुए हैं। नो, ये तो बात मैं कहता हूँ कि आज के ज़माने में एक भी इंसान जिसके पास रिसोर्सेस हैं, वो बिना हॉस्पिटल जाए मौत होने वाली है। कोई सडनली डेथ हो गई किसी के एक्सीडेंट में, या अचानक हार्ट अटैक से घर बैठे तो अलग बात है। अगर कोई भी बीमार होगा तो हॉस्पिटल तो आएगा ही आएगा। इट शुड नॉट बी सीन एज अ नेसेसरी इविल, इट इज़ रादर कि आप आज इंसान, जो कि इंडिया में एवरेज लाइफ स्पैन 37 हुआ करता था जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आज 73-74 पहुंचा है, तो वो बेटर हेल्थ केयर के कारण भी पहुंचा है और डिजीज प्रिवेंशन के कारण भी हुआ है। सो हमारा गोल दोनों है, डिजीज प्रिवेंशन, एंड अगर आप बीमार हुए हो तो टू ट्रीट द डिजीज टू गिव यू अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। कितने पेशेंट्स हैं हमारे जिनका हार्ट 15% 20% हुआ था और हार्ट सर्जरी के बाद आज नॉर्मल हुआ है। Absolutely. ऐसा पेशेंट जब आता है, बोलता है मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ, तो वो जो खुशी होती है हमें, आई कैन टेल यू नो अदर प्रोफेशन कैन गिव यू। सो थैंक यू डियर, थैंक यू Hey, फॉर thank you इनवाइटिंग हियर, much. and I had fun here while Hey, talking. thank you. Same as same. Thank you so much for coming, sparing your time. Maybe we'll continue this sessions like this in future God also. willing, yes.